आम तौर पे मैं अपनी हर वीडियो में यह कहता हूं कि आपकी उम्र अगर 18 साल या फिर उससे कम है तो इस वीडियो को ना देखें। लेकिन आज की यह जो वीडियो है, अगर आपकी उम्र 18 साल या फिर उससे कम है तो आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, उसको किसी ने जान से मार दिया, और शायद इसमें कुछ हद तक गलती लड़की की भी थी। यह इंसिडेंट जिस तरह से ख़त्म हुआ था, वह सुन के आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। इस सारे इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 5-6 साल पहले, मतलब साल 2018 या फिर 19 में, जब मध्य प्रदेश के टकमगढ़ में रहने वाले शोभा और गंगाराम की शादी हुई थी। लेकिन शोभा की इससे पहले भी एक बार शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और वहाँ से उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था नीतू, और वह शोभा के साथ ही रहती थी। क्योंकि अब शोभा की शादी गंगाराम से हो गई थी, तो शोभा नीतू को भी अपने साथ लेकर आई थी। अब इस शादी में भी लगभग 2-3 साल के अंदर ही शोभा और गंगाराम के घर पे 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम था ऋतिक और लड़की का नाम था आस्था। अभी तक इनकी ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन फाइनेंशियली यह फैमिली बहुत ही डाउन जा रही थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रहने वाली यह फैमिली बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रही थी, जिसकी वजह से शोभा और गंगाराम ने यह डिसाइड किया कि वो टीकमगढ़ को छोड़ के किसी और जगह चले जाएंगे और वहाँ पे रहना शुरू कर देंगे, जहाँ पे वो थोड़ा कमा सकें और अपनी फैमिली का ख्याल रख सकें। इसी के चलते वो वहाँ से हरियाणा के सोनीपत में शिफ्ट हो गए। अब वहाँ पे जाने से पहले वो नीतू को वापस अपने घर पे ही छोड़ के चले गए। नीतू को उन्होंने यह बताया कि वहाँ पे थोड़ी सेटलमेंट होने के बाद वो उसको भी बुला लेंगे, तब तक वो थोड़ी मैच्योर हो जाए और घर पे अपने दादा दादी का ख्याल रखे। मतलब उनका खाना बाना वो सब कुछ देखेगी, और इसी तरह से नीतू घर पे ख्याल भी रख रही थी अपने दादा दादी का। अब इसके बाद धीरे धीरे साल बीत गए, मतलब 2023 में जब गंगाराम और शोभा की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी हो गई, क्योंकि वहाँ पे गंगाराम एक मिस्त्री था और वहीं शोभा भी घर पे नहीं बैठी रहती थी, बल्कि वो उसके साथ ही लेबर में काम करती थी, जिस वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होती जा रही थी। फिर उन्होंने प्लान किया कि 2023 में नीतू को भी अपने पास बुला लेंगे, क्योंकि उनका फाइनेंशियल सिस्टम अब अच्छा चल रहा था। और वैसे ही अब नीतू वहाँ पे आ जाएगी तो उनका खाना बनाने में भी हेल्प हो जाएगा, जिस वजह से शोभा गंगाराम के साथ जाके पैसे कमा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा प्लान था उन्होंने वैसे ही नीतू को अपने पास बुला लिया और नीतू का एडमिशन यहीं के एक स्कूल में करवा दिया। अब सुबह नीतू खाना बनाती सबके लिए, उसके बाद फिर स्कूल चली जाती। स्कूल से आके वो फिर से सबके लिए खाना बनाती, और इस तरह से इनकी फैमिली का सिस्टम अब बढ़िया हो गया था। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ शोभा और गंगाराम कमा रहे थे, और घर पे खाना वाना बनाने के लिए भी एक बेटी थी ही। इसके बाद सब बढ़िया चल रहा था। मतलब जो भी सोनीपत में इनके सराउंडिंग लोग रहते थे, वो इस फैमिली को काफ़ी अच्छे से जानने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 2 से ढाई साल इन लोगों को हो गया था। और हर इंसान इस फैमिली को अच्छे रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखता था। जिस तरह से उनका रहना सहना था, जिस तरह से वो दोनों काम करते थे, सब बढ़िया जा रहा था। लेकिन एक ब्लैक डे फैमिली के लिए आया। यह टाइम था 30 अप्रैल का, जब नीतू 7th क्लास हुई थी। तो उसने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे पैसे दे दो, मुझे किताबें लेनी हैं, या फिर आप ऐसा करना कि आप ही मेरे लिए किताबें ले आना। तो गंगाराम ने नीतू को बोला कि किताबें लेने तू कहाँ जाएगी, मैं ही किताबें ले आऊँगा, या फिर तेरी माँ को बोल दूँगा वो किताबें ले आएगी। तो यही बोल के वो दोनों काम पे चले गए। अब इसके बाद काम करते करते दोपहर हो गई, क्योंकि शोभा वहाँ से फ्री हो गई थी। तो उसने गंगाराम को बोला कि मुझे पैसे दे दो नीतू के लिए, मैं किताबें लेकर घर चली जाती हूँ। गंगाराम ने भी शोभा को पैसे दिए और शोभा ने किताबें ले ली और घर चली गई। लेकिन जैसे वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे वहां पे हैं, लेकिन जो नीतू थी वो घर पे नहीं थी। उसके बाद उसने नीतू को ढूंढना शुरू किया। वो यहाँ वहाँ नीतू को ढूंढ ही रही थी कि ढूंढते ढूंढते वह घर की छत पे पहुंची। छत पे जो उसने देखा वो मंजर बहुत ही ज़्यादा भयानक था। नीतू छत पे बेहोश पड़ी हुई थी, और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर हुआ है। यह देखते ही सुबह बहुत ज़ोर से चीखने लग पड़ी और रोने लग पड़ी। यह आवाज़ें सुनकर सारे आस पड़ोस के लोग वहाँ जमा हुए। जिसने भी यह मंजर देखा वो बहुत ही ज़्यादा चौंक गया। अब इसके बाद उन्होंने फटाफट से नीतू को उठाया और उसको हॉस्पिटल लेके गई, जो उनके घर के पास ही था। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उनको बताया कि नीतू की जान जा चुकी है। लेकिन इतने में ही हॉस्पिटल से ही किसी ने पुलिस को कॉल कर दी थी, जिसके बाद पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंची और उन्होंने गंगा और शोभा से पूछताछ की। पुलिस ने बोला अगर उन्हें किसी पर डाउट है
या अगर वे चाहते हैं इसके अगेंस्ट केस फाइल करना तो अभी कर सकते हैं, हमें सब कुछ बता के। लेकिन वहीं शोभा ने कहा कि जिसने जाना था वह जा चुका है, चाहे बीमारी की वजह से चाहे नेचुरल डेथ। हम इसके लिए कोई केस नहीं करना चाहते और ना ही हम पुलिस के चक्कर लगा सकते हैं। बार बार हम कहाँ आएंगे जाएंगे सर, क्योंकि हमारे घर पे 2 बच्चे हैं और हम अगर पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहेंगे तो कमा के इनको कौन खिलाएगा। पुलिस वालों को भी यह बात काफ़ी जायज़ लगी और पुलिस वालों ने उनको बोला कि आप रिटर्न में दे दीजिए कि आप केस नहीं फाइल करना चाहते हैं। गंगाराम और शोभा ने ऐसा ही किया, उन्होंने रिटर्न में पुलिस को लिख के दे दिया, जिसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज हो गई और नीतू की बॉडी जो थी वो पैक हो रही थी घर जाने के लिए। लेकिन इतने में ही जो डॉक्टर था हॉस्पिटल का, उसने बॉडी को देखा और इस डॉक्टर ने पुलिस वालों को बताया, मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि इस लड़की का मर्डर हुआ है और शायद मर्डर होने से पहले इसके साथ किसी ने भी किया है। मतलब जिस तरह से नीतू की कपड़ों की हालत थी और जैसा उसकी सिचुएशन देख के लग रहा था, अब पुलिस वाले सोच ही रहे थे कि वह इस पर क्या करें। वहीं पे मीडिया भी इकट्ठी हो चुकी थी। धीरे धीरे मीडिया को भी इसके बारे में पता चल गया कि शायद लड़की का मर्डर हुआ है और उससे पहले इसके साथ कुछ गलत भी हुआ है। यह बात धीरे धीरे न्यूज़ चैनल्स तक पहुंच गई, जहां से लोगों को इस बारे में सब कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया गया। अब जब पुलिस को इसके बारे में पता चला कि काफ़ी लोग इस चीज़ अवेयर हो गए हैं, तो उनको भी लगा कि अगर पेरेंट्स ना भी चाहते हैं तो भी हमें यह केस फाइल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ें। इस वजह से पुलिस ने पेरेंट्स के ना चाहते हुए भी यह केस फाइल किया और सबसे पहले उन्होंने पेरेंट्स से ही पूछताछ की। पेरेंट्स ने यह बताया कि उन्हें किसी पे भी डाउट नहीं है, यहाँ पे उनके सबसे अच्छे मेल मिलाव हैं। उनके सराउंडिंग का या फिर फैमिली का ऐसा किसी से रिश्ता ही नहीं है जिससे दुश्मनी हो। अब पुलिस को समझना है कि वह क्या करे। इसके बाद पुलिस ने जो उनका ऑनर था भगत सिंह नाम का, उसको पूछताछ के लिए बुलाया। उसके सामने बाहर से कोई भी इंसान इनके घर पे नहीं आया, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स का ही आना जाना रहा है। अब पुलिस को पेरेंट्स पे थोड़ा डाउट होने लगा, क्योंकि पेरेंट्स ये केस फाइल करने से भी मना कर रहे थे और उनको किसी पे डाउट भी नहीं था। यह पॉसिबल कैसे था कि उनके बच्चे के साथ घर पे कुछ ऐसा हो जाए और पेरेंट्स को कुछ पता तक ना हो। अब इसके बाद पुलिस वालों ने पेरेंट्स से फिर से पूछताछ करना शुरू किया। उनको लगने लग गया कि शायद यह जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें कुछ तो झूठ ज़रूर है। जिसके बाद पुलिस वालों ने दोनों को रिमांड पे लिया और वहाँ पे इन दोनों पेरेंट्स ने सच्चाई बताई और यह जो सच्चाई थी सबका दिल दहलाने वाली थी। असल में उन्होंने बताया कि नीतू जब अपने दादा दादी के पास भी रह रही थी, मतलब वह जब क्लास 6 में थी, तभी उसका एक लड़के के साथ अफेयर शुरू हो गया था और वह बहुत फ्रीक्वेंटली लड़कों से बातचीत करती थी, जिसके बारे में उसके दादा दादी को भी लोगों ने बताया था। लेकिन दादा दादी यह कहकर बात टाल दिया करते थे, यह तो सिर्फ 13 साल की बच्ची है, यही करेगी। लेकिन उनको पता नहीं था कि नीतू के इंटेंशंस क्या थे। अब इसके बाद जब नीतू सोनीपत आ गई थी तो यहाँ भी उसने यह काम करना बंद नहीं किया था। मतलब जो पड़ोसियों के लड़के थे, नीतू उनसे बातें करती थी और समटाइम्स तो शोभा ने नीतू को किसी से फ़ोन पे बात करते हुए भी देखा। यह जो फ़ोन था वह नीतू को उन्होंने नहीं दिलाया था। तो सोचने वाली बात यह थी कि आखिरकार नीतू के पास यह फ़ोन आया कहाँ से। इसके बाद शोभा ने नीतू को काफ़ी बार लड़कों से बात करते हुए पकड़ा और उसने नीतू को पीटा भी, प्यार से समझाया भी काफ़ी बार कि यह सब करने की अभी तेरी उम्र नहीं है, यह सब काम छोड़ दे और पढ़ाई पर ध्यान दे। जब भी शोभा नीतू को यह बोलती थी तो नीतू मान जाती थी, लेकिन इसके बाद भी नीतू के पास कहाँ से फ़ोन आ जाता किसी को पता नहीं चलता था। नीतू अपना फ़ोन छुपाती भी ऐसी जगह पे थी जहाँ पे गंगाराम को तो शक ही ना हो पाए, लेकिन शोभा को इसके बारे में पता रहता था। शोभा उसका फ़ोन छुपा देती थी, लेकिन अगले ही दिन नीतू और फ़ोन ले लेती थी और वह हमेशा किसी और लड़के से ही बात कर रही होती थी। शोभा की माने तो नीतू ने 1.5 महीने के अंदर ही लगभग 50 से ज़्यादा लड़कों से बात की थी और शोभा उसको हर बार समझाती, लेकिन नीतू हर बार सेम ही चीज़ करती। शोभा को मना करने के बाद भी अब शोभा को लगा कि शायद यह मामला उसके हाथ से निकल चुका है, तो उसने गंगाराम को भी बताया। अब जब गंगाराम ने नीतू को डांटना शुरू किया तो नीतू पलट के उसको जवाब देने लग पड़ी कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मेरा जो मन आएगा वह मैं करूँगी। गंगाराम और शोभा ने नीतू को काफ़ी बार पीटा भी। वो हमेशा नीतू को समझाते रहते थे और यह लड़ाइयाँ होना, झगड़े होना, मारपीट होना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल बात हो गई थी। जब भी नीतू इन सब चीज़ों से इतनी हैबिचुअल हो चुकी थी कि वह अपने पेरेंट्स के सामने ही लड़कों से बात करती थी, बिना किसी शर्म के, बिना किसी लिहाज के। यह मामला बढ़ता ही जा रहा था। अब फाइनली 2023 में 29 अप्रैल की वो रात थी जहाँ से यह भयंकर क्राइम शुरू हुआ। 29 अप्रैल की रात को जब ये फैमिली डिनर कर रही थी
तभी नीतू लड़कों से बात कर रही थी। तो शोभा और गंगाराम ने तब भी उसको समझाना शुरू किया, डांटना शुरू किया। इनफैक्ट गंगाराम नीतू को काफ़ी डांट रहा था। तो नीतू ने गंगाराम को बोला कि अगर आपने मुझे बहुत डांटा तो मैं यहाँ से भाग भी जाऊँगी और यह काम भी मैं बंद नहीं करूँगी। मैं बातें करती रहूँगी जब तक मेरा मन होगा। और नीतू यह सब बोलने के बाद वहाँ से उठी, अपने कमरे में गई और ज़ोर ज़ोर से किसी से फ़ोन पे बातें करने लगी। यह बातें ऐसी थी कि फैमिली बाहर सुन भी ना पाए। अब तो गंगाराम से बिल्कुल रहा नहीं गया और गंगाराम और शोभा ने डिसाइड किया कि इससे पहले मामला बहुत बढ़ जाए, उनको इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। 30 अप्रैल की सुबह 7 बजे दोनों नीतू के रूम में गए, जहाँ पे गंगाराम ने नीतू के हाथ पकड़े और शोभा उसकी चेस्ट पे बैठ गई और शोभा ने उसको चौक करके मार दिया। जिसके बाद उन्होंने बहुत आराम से बॉडी को छत पे रखा, ब्रेकफास्ट किया और बाहर काम पे चले गए, जहाँ पे उनका मकान मालिक जो कि भगत सिंह था वो भी था। और दोनों इंटेंशनली ऑनर के सामने ही बुक वाले टॉपिक के बारे में बात करने लगते हैं। उसके सामने वो लोग जानबूझकर ये बोलते हैं, नीतू को बुक्स देनी है, जल्दी पैसे दो, ताकि ऑनर को लगे कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। अब इसके बाद ही ये केस जो है अभी भी चल रहा है और इस पे फैसला आना अभी भी बाकी है। आपको क्या लगता है सारे इंसिडेंट में गलत कौन था? नीतू जो अपने पेरेंट्स के सामने यह सब कुछ कर रही थी, या फिर गंगा और शोभा जिन्होंने शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी एक बेटी को कुर्बान कर दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।